हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। भाई मुझे याद है आप लोगों ने मुझे म्यूचुअल फंड के ऊपर जो है वीडियो बनाने के लिए बोला था। तो मैंने बहुत 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 रिसर्च करी है और इस वीडियो को जो है बहुत ही प्लेन और बहुत ही सिंपल रखने की कोशिश करूँगा। काफ़ी एक्सटेंसिव रिसर्च करी है मैंने। तो हो सकता है कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए। मैं एक काम करूँगा कि मैं ना ये वीडियो बजाय कि एक 30 मिनट की वीडियो हो, मैं 12-15 मिनट की दो वीडियो में इसको डिवाइड करूँगा। जिसमें पहले तो मैं आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में जो है थोड़ा सा बताऊंगा और फिर उसके बाद किस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, उन सब के बारे में दूसरे वीडियो में बताऊंगा आप लोगों को। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। तो भैया अगर आपको लेमन लैंग्वेज में बताऊं मैं कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, तो आप उसको इस तरीके से समझ लो कि 1000, 2000, 10,000 बेवकूफ़ जो हैं वो अपना पैसा इकट्ठा करके एक ऐसे बंदे को देते हैं जिसको कि वो समझते हैं कि वो अक्लमंद है, जिसको कि हम जो है फंड मैनेजर कहते हैं। वो सारे पैसे अपने उस एक आदमी को दे देते हैं और वो पैसा फिर वो शेयर मार्केट में या मनी मार्केट में, बॉन्ड मार्केट में लगाता है और वो आपसे वहां आपको जो है रिटर्न बनाकर देता है। खैर ये तो दोस्तों हुई मजाक की बात, बट अगर मैं आपको थोड़ा सा एक सीरियस वे में बताऊं तो ये जो म्यूचुअल फंड है वो इसको हम कहते हैं इट इज अ पूल ऑफ फंड्स वेयर इट इन्वेस्ट इन डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ सिक्योरिटीज लाइक स्टॉक्स, बॉन्ड्स और मनी मार्केट फंड। अब जो मैंने आपको डेफिनेशन समझाई है उससे तो आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन जो मैंने आपको मजाक में समझाया है कि 1000, 2000, 10,000 बेवकूफ मिलके एक समझदार बंदे को जो जो उनको लगता है कि वो समझदार है, हालांकि होता भी है, फंड मैनेजर के लिए बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है आपको, उसको पैसा देते हैं और वो बंदा जो है आगे अपनी समझ के हिसाब से मार्केट में पैसा लगाता है। वो मार्केट डिपेंड करता है कि आप कौन से जो है किस तरीके का आपने म्यूचुअल फंड चुना है। तो वो शेयर मार्केट में भी लग सकता है, वो डेट मार्केट में भी लग सकता है, बॉन्ड मार्केट भी डेट मार्केट का ही पार्ट है, उसमें लग सकता है। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये तो थोड़ा सा समझ में आ गया हो कि म्यूचुअल फंड एक्चुअल में है क्या। अच्छा, अब इसकी बात कर लेते हैं कि म्यूचुअल फंड्स की शुरुआत कब से हुई। भैया म्यूचुअल फंड की शुरुआत बहुत पहले से हो गई थी। म्यूचुअल फंड की शुरुआत हुई थी आपकी 1963 में। जी हाँ दोस्तों, बहुत पहले, मेरे भी जन्म से बहुत पहले 1963 में जो है म्यूचुअल फंड्स की शुरुआत हो गई थी। गवर्नमेंट ने यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया को जो है एस्टेब्लिश किया था। पार्लियामेंट में ये जो है यूटीआई एस्टेब्लिश हुआ था। 94 में इसकी पहली स्कीम आई थी, यूनिट स्कीम 1964, जिसको कि यूएस 64 भी कहते हैं। बाद में इसमें थोड़े बहुत घपले भी हुए थे, लेकिन हम लोग खैर उसमें नहीं जाएंगे। अच्छा, उसके बाद मेन जो है क्या होना शुरू हुआ कि 1987 में गवर्नमेंट ने जो है ये सेक्टर बैंक्स के लिए खोलना शुरू कर दिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एलआईसी ने जो है इसमें अपने म्यूचुअल फंड भी लाने शुरू कर दिए थे। उससे पहले सिर्फ और सिर्फ यूएस 64 ही होता था, 1964 से लेके 1987 तक। उसके बाद मेजर सबसे ज्यादा जो रिफॉर्म आया इसमें वो आया 1993 में, जब प्राइवेट प्लेयर्स को भी इसमें एंट्री दी गई। तो प्राइवेट प्लेयर्स को 1993 में एंट्री दी गई थी। तब तब से जो है ये लोगों के बीच में ज्यादा पॉपुलर होना शुरू हुआ। तो ये थी शुरुआत म्यूचुअल फंड की, किस तरीके से वो शुरुआत हुई। अच्छा, अब ये म्यूचुअल फंड जो है इसको संभालता कौन है, ये आप लोग समझना चाहेंगे। कि ऐसा तो है नहीं कि आप और मैं जाके जो है एकदम से ही कल को 10,000 लोगों को बोलेंगे कि भाई साहब हमें पैसा दो, हम आपका पैसा शेयर मार्केट में लगाएंगे। ऐसा नहीं होता। उसके लिए आपको एक बकायदा एसेट मैनेजमेंट कंपनी बनानी पड़ती है जिसको कि एएमसी कहते हैं। उसमें एक एएमसी में फिर आपके अलग अलग फंड मैनेजर हो सकते हैं। कुछ फंड मैनेजर जो है वो इक्विटी का पोर्शन देखते हैं, कुछ बॉन्ड मार्केट का देखते हैं, कुछ मनी मार्केट का देखते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग फंड, अच्छा, अलग अलग इक्विटी में भी अलग अलग जो ग्रुप्स होते हैं उसके भी अलग अलग फंड मैनेजर हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि पूरी इक्विटी का एक ही मैनेजर होगा। तो एएमसीज वो चीज है जो कि आपका पैसा फंड मैनेजर के थ्रू लेती हैं आपसे और उनको जो है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करती हैं। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं कि टोटल एएमसीज कितनी है इंडिया में, तो भैया आज की डेट में आपको बता दूं कि टोटल इंडिया में इस वक्त जो नंबर ऑफ एएमसी रजिस्टर्ड हैं वो है 45। इतनी ज़्यादा नंबर ऑफ एएमसीज हो चुकी हैं इस वक्त इंडिया में। और रफली अगर मैं अंदाज़ा बताऊं
तो 74,41,000 जो है 74.41 लाख करोड़ रुपए का एयूएम यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट, ये सारी की सारी कंपनीज जो हैं एएमसीज मिला करके ये इतना पैसा संभाल रही हैं। एयूएम जैसा कि मैंने आपको बताया एसेट अंडर मैनेजमेंट, मतलब कि इतना पैसा इन लोगों के पास है जिसमें कि इक्विटी भी है, बॉन्ड मार्केट भी है, मनी मार्केट भी है। अच्छा, अब आप लोग कहेंगे भैया आप लोग बार बार जो है वो इक्विटी, मनी मार्केट और ये सब बोल रहे हो, तो उसका क्या है, उसका क्या हिसाब किताब रहता है? तो भैया आपको बता दूं कि बहुत सारे म्यूचुअल फंड होते हैं, बहुत सारे। अगर आपको शेयर मार्केट में पैसा लगाना है तो आप इक्विटी फंड में लगाएंगे। अगर आपको डेट मार्केट में, शॉर्ट टर्म डेट मार्केट में पैसा लगाना है, भाई सरकार क्या करती है, सरकार, अगर आपने उनका बजट देखा हो तो बजट सरकार का है, मान लीजिए, आई थिंक मुझे पूरा याद नहीं है लेकिन 55 लाख करोड़ के आसपास का बजट है, जिसमें कि उनकी जो रिसीट्स हैं, जैसे कि जीएसटी से जो पेमेंट आनी है, इनकम टैक्स से जो पेमेंट आनी है, डिविडेंड से पेमेंट आनी है, और जिन चीज़ों से उनकी पेमेंट आनी है, डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस से, पेट्रोल की इनकम से, उन सब के अलावा जो वो एक्सपेंडिचर करती है उसमें तकरीबन तकरीबन 12 लाख करोड़ के आसपास का डिफरेंस है। मतलब 43 लाख करोड़ का उनका इनकम है तकरीबन, और 55 लाख करोड़ का एक्सपेंडिचर है। ये मैं आपको रफली एक बता रहा हूं, ऐसा एग्जैक्टली आई एम नॉट 100% श्योर। तो जो 12 लाख करोड़ है ना, वो जो गवर्नमेंट है वो सीधा मार्केट से उठाती है, यानी कि ये जो बॉन्ड मार्केट होती है, डेट मार्केट होती है, यहां से उठाती है। सिर्फ गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट ही नहीं, जितने भी बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं वो भी बॉन्ड मार्केट से, डेट मार्केट से ही अपना डेट उठाते हैं। जब वो बैंक से लोन नहीं लेते हैं तो वो सीधा बॉन्ड मार्केट से अपने बॉन्ड्स इशू करके वहां से पैसा उठाते हैं। अच्छा, म्यूचुअल फंड्स के अगर मैं टाइप बताऊं तो भाई साहब इतने हैं, इतने हैं, इतने हैं कि आपको मैं मुश्किल से 10 नाम एक बार बताता हूं तो आप लोग थोड़े से कंफ्यूज हो जाएंगे उसी में। इक्विटी फंड एक मैंने आपको बताया, डेट फंड मैंने आपको बताया, एक होता है हाइब्रिड फंड जो कि इन दोनों का मिक्सचर होता है। एक्चुअल में देखा जाए तो ब्रॉड बेस पे यही 3 तरीके के फंड होते हैं, इक्विटी फंड, डेट फंड और हाइब्रिड, जो कि इन दोनों का मिक्सचर होता है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ज्यादातर जो फंड्स होते हैं वो इक्विटी फंड की अगर मैं जैसे बात करूं, इतने ज्यादा होते हैं कि आप उंगलियों पे शायद गिन ना पाओ। मैं थोड़े से आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ। लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड, मल्टी कैप फंड, डिविडेंड यील्ड फंड, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, फोकस्ड फंड्स, लार्ज एंड मिड कैप फंड्स, मिड एंड स्मॉल कैप फंड्स, थीमेटिक फंड्स, इंडेक्स फंड्स, सेक्टर फंड्स, वैल्यू फंड्स, कॉन्ट्रा फंड्स, फ्लेक्सी कैप फंड, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स, एसेट एलोकेशन फंड्स, ग्रोथ फंड्स, लार्ज कैप फंड्स, मिड कैप फंड्स, और ना जाने कितनी ही स्कीम्स जो हैं इनमें होती हैं। तो अच्छा, अगर मैं आपको एक एक करके ये सब चीजें बताने लग गया ना कि कौन सी फंड क्या करती है, तो बहुत ही लंबा दोस्तों जो है वीडियो बन जाएगा। तो अभी मैं उस हिसाब से तो नहीं बता रहा, लेकिन हाँ आपको छोटा सा एक जो है इसका बैकग्राउंड दे देता हूँ कि भैया हमारे जो हैं, जब शेयर मार्केट में आप पैसा इन्वेस्ट करते हो तो एक बिल्कुल होते हैं हमारे ब्लू चिप। मतलब निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में तो आपने सुना ही होगा, अगर आपको म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ भी जानना है तो निफ्टी में आपके 30 स्टॉक्स आते हैं और सेंसेक्स में आपके 50 स्टॉक्स आते हैं। ये आपके जो इंडेक्स फंड होते हैं, बैंकिंग इंडेक्स फंड होता है, पीएसयू इंडेक्स फंड होता है, आईटी इंडेक्स फंड होता है, प्लस साथ में जैसे मैंने बताया निफ्टी और सेंसेक्स इंडेक्स फंड भी होते हैं। तो ये जितने भी फंड्स होते हैं ये इन्वेस्ट करते हैं आपके इन निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, या जितने भी मैंने आपको बताए। अच्छा, एक अलग कैटेगरी होती है इनसे भी अलग कि जैसे निफ्टी में 30 है और उसमें सेंसेक्स में 50 है, माफ कीजिएगा, निफ्टी में 50 है और सेंसेक्स में 30 है। उसके अलावा जो है आपके ब्लू चिप फंड्स होते हैं, जो कि आपके हर सेक्टर के जो ब्लू आइड बॉयज होते हैं ना, उनको ब्लू चिप फंड कहा जाता है। जैसे मैं बैंक्स की बात करूं तो बैंक्स में आपके जो है एसबीआई हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, दे आर कॉल्ड ब्लू चिप फंड्स। जो आपके ब्लू चिप शेयर्स, आईटी में जैसे आपके इंफोसिस हो गया, टीसीएस हो गया, दे आर ब्लू चिप फंड्स। सीमेंट में बताऊं तो एसीसी हो गया। जो लोग ब्लू चिप में इन्वेस्ट करते हैं उस फंड की कैटेगरी को कहते हैं ब्लू चिप फंड्स कैटेगरी।
लार्ज कैप में अगर आपने इन्वेस्ट करना है तो आपको टॉप 50 में जो है, निफ्टी के टॉप 50 में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और 50 से लेकर 251 से लेकर 250 तक, या आई थिंक 200 तक है, आई एम नॉट श्योर, शायद 250 तक है। 51 से 250 तक अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड आपका मिड कैप फंड। ये अच्छा डिसाइड कैसे होते हैं कि टॉप 50 में कौन है, 51 से 250 में कौन है? ये नॉर्मली डिसाइड होता है उनकी मार्केट कैप से। अब आप लोग कहोगे मार्केट कैप क्या होती है? मार्केट कैप ये होती है कि किसी भी शेयर के जो नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं उसके हिसाब से उसकी जो इनकम जा रही है वो कितनी, उसके जो आउटस्टैंडिंग शेयर हैं उसको उससे मल्टीप्लाई करके हम जो है मार्केट कैप निकालते हैं। ईपीएस जिसको कहते हैं ना, अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर अगर आपकी मान लीजिए 15 रुपए है और आपके आउटस्टैंडिंग शेयर जो हैं 10 करोड़ हैं, तो आपकी जो मार्केट कैप है वो 15 × 10 यानी कि 150 करोड़ की मार्केट कैप हो गई। तो इस तरीके से जो हाईएस्ट, आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, तो अभी जो है टीसीएस ही है। कितना है यार ये मेरे को श्योर नहीं है, बट आई थिंक इट इज समवेयर अराउंड 12 लाख करोड़ की जो है वैल्यूएशन में। अभी एक बार आपको कंफर्म भी कर देता हूँ। स्टॉक्स में मैं ज़्यादा घुसना नहीं चाहता था, लेकिन अब क्योंकि बात चली है तो मैं आपको जो है बता देता हूँ कि कितनी है मार्केट कैप। जी हाँ, 11.42 लाख करोड़ रुपीज़ है टीसीएस की। ये इंडिया की इस वक्त जो है सबसे बड़ी कंपनी है। नहीं, माफ कीजिएगा, रिलायंस है भाई साहब, यहाँ पे मैं गलती कर गया, रिलायंस है। इसकी जो मार्केट कैप है वो 18.74 लाख करोड़ यानी कि 18.74 ट्रिलियन डॉलर, ट्रिलियन रुपीज है। तो 1 to 50 अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो लार्ज कैप में इन्वेस्ट होगा। 51 to 250 अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो मिड कैप में इन्वेस्ट होगा। और 251 से लेके 500 तक आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो स्मॉल कैप में होगा। उसके नीचे हालांकि आप देखेंगे तो बीएससी और एनएससी में तकरीबन 5500 के करीब कंपनीज हैं। उसके बाहर 500 के बाहर जो है बहुत रेयरली ही कोई कंपनी जो है इन्वेस्ट करती है। ऐसा नहीं है कि नहीं करती, करते हैं लेकिन बहुत बहुत कम करते हैं। तो जो भी आपको खेलना है वो इसी में खेलना है। अच्छा, अब आप लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका कि भैया अब इतना सारा ज्ञान तो आपने दे दिया, अब आप ये बताइए कि इन्वेस्ट किस तरीके से करते हैं। या ये जैसे शेयर की वैल्यू ऊपर नीचे होती है, म्यूचुअल फंड की वैल्यू का क्या होता है? तो भैया म्यूचुअल फंड की वैल्यू को हम लोग कहते हैं एनएवी, नेट एसेट वैल्यू। अब वो कैसे डिसाइड होती है? वो भी उसी तरीके से डिसाइड होती है कि आपके जितने नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स हैं। शेयर्स में शेयर्स होते हैं, म्यूचुअल फंड में यूनिट्स होते हैं। तो डिपेंड करता है आपके कि कितने आउटस्टैंडिंग यूनिट्स हैं और आप कितना एसेट अंडर मैनेजमेंट आप उस पर्टिकुलरली फंड में कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप 5000 करोड़ का फंड मैनेज कर रहे हैं, इस वक्त उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो 5000 करोड़ है, और आपने तकरीबन 10 लाख या 1 करोड़ मान लीजिए, 1 करोड़ के करीब आपकी जो है उसकी यूनिट्स हैं आपकी। तो 5000 करोड़ डिवाइडेड बाय 1 करोड़, तो आपकी 5000 रुपए की एनएवी होगी उसकी। नॉर्मली जब भी म्यूचुअल फंड कोई आता है तो उसकी एनएवी 10 रुपए रखी जाती है और फिर वो 10 रुपए से धीरे धीरे करके ग्रो होता रहता है। अच्छा, अब इसमें आप लोग कहेंगे कि भैया खर्चे क्या होते हैं? एनएवी तो अब आपको समझ में आ गई कि एनएवी क्या होती है। अब आप लोग पूछेंगे कि इसमें खर्चे क्या क्या होते हैं अगर हम लोग कल को इन्वेस्ट करें तो इसमें 3 तरीके के खर्चे जो हैं वो मेन रहते हैं, जिसमें से एक खर्चा तो अब बहुत पहले ही जो है ख़त्म कर दिया गया है, एंट्री लोड और एग्जिट लोड। एंट्री लोड जो है वो 2009 में ही सेबी ने ख़त्म कर दिया था। सेबी वो ऑर्गेनाइजेशन है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि म्यूचुअल फंड्स को भी मैनेज करती है शेयर मार्केट के अलावा। तो सेबी ने जो है 2009 में ही एंट्री लोड ख़त्म कर दिया था। एग्जिट लोड जो है वो अभी भी लगता है, कई कई कंपनीज, कई एएमसीज लगाती हैं। कोई 3 महीने तक का एग्जिट लोड लगाती है, कोई 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद कोई कंपनी नहीं लगाती है। एग्जिट लोड का मतलब हुआ कि अगर आपने पैसा आज डाला 10,000 रुपये
और फॉर एग्जांपल कंपनी कहते हैं कि आप 6 महीने के अंदर अगर पैसा निकालते हैं तो हम आपसे 1% एग्जिट लोड चार्ज करेंगे। तो वो एग्जिट लोड आपका यानी कि 10,000 के ऊपर आपका 1% यानी कि 100 रुपये आपसे चार्ज करेंगे अगर आप 6 महीने के अंदर अंदर निकाल लेते हो। टू बी ऑन द सेफ साइड, अगर आप पैसा लगा रहे हो तो आप सीधा सीधा 1 साल के बाद पैसा निकालो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। हाँ, शॉर्ट टर्म आपको कैपिटल गेन जरूर लगेगा, वो एक चीज आपको जरूर उससे बच के रहना पड़ेगा। अच्छा, एंट्री लोड खत्म हो चुका है, एग्जिट लोड मैंने आपको बता दिया कि जब आप निकलते हो उससे तब आपको एग्जिट लोड लगेगा। तीसरा होता है दोस्तों एक्सपेंस रेशो। अब भैया उसको अपने भी तो खर्चे कहीं ना कहीं से निकालने हैं ना, तो वो लोग क्या करते हैं कि अपना एक एक्सपेंस रेशो दिखाते हैं। जितने भी आप नई स्कीम्स देखेंगे ना, उसमें एक्सपेंस रेशो आपको हमेशा हाई मिलेगा, क्योंकि वो एक नया फंड आने जा रहा है, उसकी वजह से उसके खर्चे ज्यादा होंगे। भाई ऑफकोर्स है, जब आपके पास 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ का ही फंड होगा तो परसेंटेज वाइज आपके खर्चे ज्यादा होंगे, लेकिन वही फंड जब ग्रो करके 1,000 करोड़ 5,000 करोड़ 10,000 करोड़ का बन जाएगा तो उसके एक्सपेंस रेशो कम होंगे। अच्छा, अब दूसरी बात ये आती है कि भैया चलो मान लिया 5,000 करोड़ का हो गया, तो भी एक्सपेंस रेशो कितनी कम हो सकती है? जहां तक मैंने आज तक देखा है तो एक्सपेंस रेशो जो मिनिमम रही है वो रही है 0.4% भी है किसी फंड की, और मैक्सिमम जो होती है 1.5% भी होती है। 1.5% के करीब जो है वो उन फंड्स की होती है एक्सपेंस रेशो जो बिल्कुल एकदम न्यूली लॉन्च होते हैं, उसमें एक्सपेंस रेशो जैसा कि मैंने आपको बताया ज़्यादा होती है। अच्छा, अब आप ये लोग ये कहोगे पूछोगे कि भैया ये एक्सपेंस रेशो हमें जो है किस तरीके से चुकानी पड़ेगी, जब हम एंट्री करेंगे या एग्जिट करेंगे या किस तरीके से हमें जो है ये चुकानी पड़ेगी? तो आपको डायरेक्टली तो नहीं चुकानी पड़ती, लेकिन जब आपकी एनएवी डिसाइड होती है, एक्चुअली होता क्या है, एनएवी आपकी शेयर मार्केट की तरह ऊपर नीचे नहीं होती है। एनएवी जो होती है आपकी रात को 8 बजे एमफी की साइट पे जो है उनको अपलोड करना पड़ता है। एमफी एसोसिएशन म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया, उनकी वेबसाइट पे आपको जो है अपलोड करना पड़ता है। आप किसी भी फंड की एनएवी वहां पे जाके रात को 8 बजे के बाद जो है देख सकते हैं कि आज की एनएवी उनकी क्या रही है। उसमें जब वो लोग कैलकुलेट करते हैं कि मेरे पास एसेट अंडर मैनेजमेंट जो है आज की डेट में, शेयर्स की वैल्यू जो मैंने इन्वेस्ट कर रखे हैं वो इतनी है, कैश की वैल्यू इतनी है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स माइनस माई एक्सपेंस, जो एक्सपेंस रेशो उन्होंने बता रखी है 0.4 है, 0.5 है। अच्छा, टाइम के साथ साथ ये एक्सपेंस रेशो घटती भी जाती है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब भी कोई नया फंड आता है तो उसकी ज़्यादा होती है, 1.5% भी होती है, 1% भी होती है। अच्छा, जो कमीशन जो मिलती है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स को, वो भी इस एक्सपेंस रेशो से ही मिलती है। तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ जो है आपसे पैसा लेके अपनी जेब में रख रहे हैं, वो अपने ऑफिस का जो स्टाफ है उनकी सैलरी भी उसी से निकाल रहे हैं, ऑफिस एक्सपेंसेस भी उसी से निकाल रहे हैं, प्लस साथ में जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स आपको हेल्प करते हैं उनका भी खर्चा जो है वो उसी में से निकालते हैं। तो एक्सपेंस रेशो इसीलिए होना बहुत ज़रूरी है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये बिल्कुल एकदम ओपेक प्रोसेस है कि मतलब आपको पता ही नहीं चलता कि कितनी आपकी जो है एक्सपेंस रेशो जा रही है या कितना आपका एनएवी उसकी वजह से कम हो रही है, क्योंकि एक्सपेंस रेशो वो हर 3 महीने में आपको बताते रहते हैं कि कितनी है। कम होनी है तो कम कर देते हैं, बढ़ाते हो तो मैंने बहुत बहुत ही रेयरली देखा है। तो ये हो गई दोस्तों कि हमारे खर्चे किस हिसाब से होते हैं। और अगर मैं इसके बाद बात करूं दोस्तों कि काफ़ी जो है लंबी ये वीडियो होती जा रही है, तकरीबन 19 मिनट की ये वीडियो हो गई है। इन्वेस्टमेंट की अगर बात करूं तो हम लोग इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ जो है इक्विटी मार्केट में ही करते हैं। डेट मार्केट में जिसको करना हो वो बहुत ही सेफ इन्वेस्टमेंट करता है, डेट मार्केट में भी कर सकते हैं, ऐसा है कि नहीं कर सकते। बट आप लोग, क्योंकि आप लोगों में से काफ़ी सारे जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो यंग हैं, तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि यू शुड स्टार्ट फ्रेश। आप लोग बिल्कुल एकदम इक्विटी की तरफ जाइए। ये नहीं कहूँगा कि स्मॉल कैप में जाइए या किस में जाइए, मिड कैप में जाइए। वो आपके जो रिस्क है, आपका जो हराइजन, आप कितना रिस्क ले सकते हैं, रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। उसके ऊपर भी दोस्तों एक बहुत बड़ी लंबी वीडियो बनेगी। अच्छा, हम लोग इन्वेस्ट कितने तरीके से कर सकते हैं ये भी आपको बता देता हूँ। एक तो होता है तरीका लमसम का,
एक होता है आपका SIP के थ्रू, एक होता है आपका STP के थ्रू। अब आप लोग कहेंगे SIP का नाम तो सुना है, लेकिन SIP का मतलब क्या होता है? SIP होती है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, और वहीं STP होती है सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। यानी कि आपने तीसरा मैंने आपको बताया लमसम। लमसम जो होता है आपका कि आपने एक मुश्त पैसा डाल दिया और अब आप 2 साल 5 साल 10 साल के लिए उसको भूल गए कि भैया तब देखेंगे क्या करना है। SIP होती है आपकी कि आपको सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करना है, हर महीने RD की तरह आपको इन्वेस्ट करना है शेयर मार्केट में। उससे आपको क्या क्या बेनिफिट होते हैं ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तीसरा जो है STP आपका इस तरीके से होता है कि सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान, की आपने ऑलरेडी लमसम में पैसा डाला हुआ है, अब आप चाहते हैं कि किसी दूसरे उसी जिस AMC में आपने पैसा डाला है उसी के किसी दूसरे फंड में ये पैसा धीरे धीरे करके ट्रांसफर कर दिया जाए। जैसे मान लीजिए आपने डेट फंड में डाला हुआ था, अब आप चाहते हैं कि धीरे धीरे करके ये पैसा जो है इक्विटी फंड में डाल दिया जाए। 1 लाख डाला था, 2-2 हज़ार करके आप डालना चाहते हैं उसमें, तो 2-2 हज़ार करके आपका सिस्टमेटिकली हर महीने जाता रहेगा। या फॉर एग्जांपल आपने इक्विटी में ही पैसा डाला हुआ था, अब आप चाहते हैं कि स्मॉल कैप या मिड कैप में ये पैसा डाला जाए, तो ये होता है आपका सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान। एक इन्वेस्टमेंट का तो नहीं होता, लेकिन पैसा निकालने का एक तो जो तरीका होता है वो होता है सिंपल रिडम्पशन बोलते हैं उसको, कि आप पार्टली रिडम्पशन कर सकते हैं म्यूचुअल फंड का, आप फुली रिडम्पशन कर सकते हैं म्यूचुअल फंड का, प्लस साथ में आप सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान भी कर सकते हैं। भैया आपने मान लीजिए, आप जैसे मान लीजिए अभी आपकी एज है 20-25 साल, 20-25 साल की उम्र में आपने पैसा डालना शुरू किया और आप 50 साल की उम्र में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, तो आप 50 साल के बाद जो है जाके कहते हैं कि भैया अब मैं रिटायर हो गया हूँ फाइनेंशियली, तो अब मैं धीरे धीरे करके पैसा विड्रॉ करना शुरू करूंगा। अब मान लीजिए आपकी फंड वैल्यू उस वक्त है 10 करोड़ रुपए, तो अब 10 करोड़ का 10 करोड़ विड्रॉ करके आपको कुछ फायदा तो है नहीं, तो तब आप लोग क्या करेंगे, आप लोग सिंपल सिंपल उस वक्त 1 लाख रुपए की आपको जरूरत है मान लीजिए, या 1.5 लाख रुपए की जरूरत है, तो आप सिर्फ 1.5 लाख रुपया उस फंड से जो है निकालेंगे हर महीने, ताकि आपकी जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी है, जितना भी आपको घर के खर्चे के लिए चाहिए, अपने खर्चे के लिए चाहिए, उतना आप निकालते रहें, बाकी आपका फंड एज इट इज जो है इन्वेस्ट रहेगा, सिर्फ जितना पैसा निकलेगा वही आपका कम होता रहेगा। बाकी इसमें रिटर्न्स किस तरीके से मिलती हैं शेयर मार्केट के हिसाब से या म्यूचुअल फंड के हिसाब से, वो आपको अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा। मैंने सोचा था यार 15 मिनट की वीडियो बनेगी, लेकिन काफ़ी लंबी वीडियो बन गई है ये। तो अगला वीडियो दोस्तों और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, उसमें मैं आपसे बात करूंगा लमसम की, सिप की बात करूंगा, सिप कैलकुलेटर की बात करूंगा, एक अपनी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस बताऊंगा आपको, जो मेरी खुद की ज़िंदगी के साथ हुआ है, कि अगर आप लंबे समय तक टिके रहते हो मार्केट में तो उसका क्या इफेक्ट होता है, उसके बारे में बताऊंगा आपको। सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान किस तरीके से करना चाहिए, SIP में इन्वेस्ट किस तरीके से करना चाहिए, म्यूचुअल फंड में, डेट फंड में किस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए, उन सब के बारे में भी जो है आपसे डिटेल में डिस्कशन करूंगा। अभी के लिए दोस्तों इतना ही, और भी कुछ अगर आपके प्रश्न हो तो 1-2 दिन लगेंगे उस वीडियो को बनाने में भी, तो आप मुझे जो है उसके बारे में और भी सजेशन दे सकते हैं। अभी के लिए दोस्तों वीडियो में इतना ही, जल्दी ही वो वीडियो भी लेके आऊँगा, कोशिश करूँगा कि सैटरडे को वो वीडियो अपलोड कर सकूँ, ताकि सैटरडे और संडे दोनों दिन मिलके आप आराम से वो वीडियो बैठकर देख सकें और इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकें। मैं तो कहता हूँ अगर आप 18 साल के भी हैं ना, तो आप इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। 100 रुपये 500 रुपये से भी आप महीने का इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। तो वो दोस्तों अगली वीडियो में लेके आऊँगा, किस तरीके से इन्वेस्ट करना है, सिप का कैलकुलेटर आपको बताऊंगा किस तरीके से करते हैं, और कब कब कैसे कैसे इन्वेस्ट करना है वो भी आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी के लिए इतना ही, जल्दी ही फिर मिलते हैं। ये आपका पहला वीडियो है म्यूचुअल फंड पार्ट 1, सेकेंड वीडियो मोस्ट प्रॉब्ली सैटरडे को लेके आऊंगा। धन्यवाद आप सब लोगों का।